हैलोजन परिवार के तत्वों के गुणों और हैलोजन परिवार के तत्वों के गुणों में होने वाले परिवर्तनों को पढ़ रहे थे। और हम पहले से ही कह चुके थे आपसे कि भैया ये जो चित्र बने हुए इनको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते रहना। ये चित्र इस बात को बताते हैं कि फ्लोरीन के परमाणु का आकार होता है सबसे छोटा, और जैसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ओर आते हैं परमाणुओं के आकार लगातार बड़े होते चले जाते हैं, क्योंकि जो परमाणु का आकार है इस पर कई गुण डिपेंड करते हैं। तो हम लोगों को परमाणुओं का आकार किसी भी तत्व का अगर हो पता होना जरूरी है। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे। कुछ गुण तो हमने हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स के पढ़ रखे हैं, और भैया आज कुछ गुण बाकी रह गए हैं, जिनमें से पहला गुण है विद्युत ऋणात्मकता। अच्छा, विद्युत ऋणात्मकता कहते किसको? वैसे तो ज्यादातर बच्चों को पता ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं 1 मिनट का टाइम लेके इसको बता देता हूं। मैंने मान रखा है कि हमारे पास एक पदार्थ है, एक यौगिक है जिसका नाम है AB। ए और बी के बीच में एक लगा हुआ है बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड। तो होता क्या है, यह सहसंयोजक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। एक इलेक्ट्रॉन ए का और एक इलेक्ट्रॉन बी का जब आपस में साझा करता है तो इस दौरान बनकर तैयार होता है एक सहसंयोजक आबंध। और जानते हो, इलेक्ट्रॉन ए ने तो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में लगाया था और बी ने भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में लगाया था, लेकिन जब दोनों के एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में लग जाते हैं, ए अब दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और बी भी दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मतलब जब तक लगाया तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की अगर क्षमता देखी जाए तो ए भी भैया दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और बी भी दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। इनमें से जो ए परमाणु या परमाणु बी जो भी ज्यादा ताकत से, ज्यादा आकर्षण बल से, ज्यादा क्षमता से बॉन्ड को अपनी ओर खींच ले जाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अर्थात उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही क्या होती है, अधिक। तो अगर कोई भी तुमसे पूछता भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, तो 2 परमाणुओं के बीच बने आबंध को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। देखो, मैं थोड़ा सा इस बात को एक प्रकार से और पढ़ सकता हूं। अगर इसी ए बी में से ए का परमाणु होता छोटा और बेटा बी का परमाणु होता कैसा, बड़ा, भैया ये ए का नाभिक है, ये बी का नाभिक है, और दोनों से जो द्वारा 2 बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में। अब हम बात ये सोचेंगे कि भैया ए इन इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा क्षमता से अपनी ओर खींच सकता है कि बी इन इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा क्षमता से अपनी ओर खींच सकता है। बेटा जरा ध्यान से देखो, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाया होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के कैसे हैं, नजदीक। और बेटा अगर ए के नजदीक हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को काफी अधिक ताकत से अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। अब बात आती है, क्या बी वाला परमाणु इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है? अरे बिल्कुल करता है, लेकिन क्योंकि बी से इन इलेक्ट्रॉनों की दूरी कैसी है, ज्यादा। तो जब बी से इलेक्ट्रॉनों की दूरी ज्यादा हो जाती है तो बी के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया आकर्षण बल हो जाता है कमजोर। अच्छा, आकर्षण बल कमजोर क्यों हो जाता है? आपने फिजिक्स में कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे वैसे हम लोग केमिस्ट्री के टीचर हैं, अगर फॉर्मूले में कोई गड़बड़ी हो तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। आपने ये तो जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा तो इसलिए ये भी अपनी ओर आकर्षित करेगा, बी भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन आप जानते हो ये जो आकर्षण बल लग रहा है वो R के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, बल्कि R के तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब है दूरी अगर बढ़ गई तो आकर्षण बल कैसा हो जाएगा, कम। तो सोचो, क्या बी के नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा है ना, तो बी इसको कम ताकत से खींच पाएगा। लेकिन क्योंकि ए के नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी कैसी है, कम, ए इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा बल से अपनी ओर क्या कर पाएगा, खींच पाएगा। तो अगर मैं इस पूरे का रिजल्ट निकाल के देखूं, मुझे बस इतनी बात पता चलती है कि छोटे आकार के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान या विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है और बड़े परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है, क्योंकि बड़ा परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उससे बहुत दूरी ज्यादा पर है।
तो भैया इसको हम मिटा देंगे और जो बात हम लोगों ने पहचानी है उसको लिखेंगे। इसका मतलब है फ्लोरीन का आकार छोटा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। आयोडीन का आकार इसमें से बड़ा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए? कम। तो सबसे पहले तो इसी बात को लिखेंगे हम लोग। देखो क्या, वर्ग 17 में ऊपर से नीचे की ओर आने पर बेटा विद्युत ऋणात्मकता को अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहते हैं, इसलिए हम लिख देंगे यहां इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मान घटता है। अच्छा ये बात तो जान गए होगे, घटता है सर जी ने लिख दिया है, क्यों? क्योंकि आकार लगातार क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि वर्ग 17 में ऊपर से नीचे जब आपने तत्वों का अध्ययन किया, आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मान घटता चला गया, तो आप उसका कारण बता दोगे। क्या बताओगे? परमाणु बेटा चाहे आकार कह देना, चाहे परमाणु की त्रिज्या कह देना, बढ़ने के कारण। तो इसका रीजन भी हो जाएगा कि परमाणु त्रिज्या बढ़ रही थी इसलिए इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का वैल्यू खत्म हो गया या कम होता चला गया। अच्छा इसी में से बेटा एक बात और जोड़ देंगे आगे। क्या कहता है? कहता है कि आवर्त सारणी में तो बहुत सारे वर्ग हैं, वर्ग संख्या 1 से लेकर वर्ग संख्या 18 तक वर्ग ही वर्ग हैं। तो अगर आप वर्ग संख्या 17 की तुलना अन्य वर्ग के तत्वों से करते हो, जैसे वर्ग 15 के तत्वों से करते हो, वर्ग 16 के तत्वों से करते हो, वर्ग 14 के तत्वों से करते हो, तो आप वर्ग 17 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम पाते हो या ज्यादा? तो इसको और एक बार देखो लिखेंगे, अन्य वर्गों की तुलना में, अन्य वर्गों की तुलना में अगर हम वर्ग 17 के तत्वों की तुलना अन्य वर्गों के तत्वों से करें, अन्य वर्गों की तुलना में वर्ग 17 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता, तत्वों की, और बेटा विद्युत ऋणात्मकता तो को मैं बोल रहा था कि ईएन लिख लेंगे, तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमसे ऐसा पूछ लेता है, देखो इस पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं। कहता है वर्ग 17 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता की तुलना किसी अन्य वर्ग के तत्व से करिए, तो आप बताओगे वर्ग 17 के तत्वों की तुलना जो होती है अगर हम किसी भी वर्ग के तत्व से करें तो वर्ग 17 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता हमेशा अधिक होगी। और पूछेगा वर्ग 17 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्यों अधिक होगी? भैया हम इस बात को बता देते हैं, देखो ऊपर क्या लिखा है। ऊपर लिखा है परमाणु त्रिज्या के बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मान घट जाता था। तो क्योंकि वर्ग 17 के तत्वों का आकार होते हैं छोटे अन्य वर्ग के तत्वों की तुलना में, इसलिए छोटा आकार होने के कारण हम भैया 17 वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को हाई पाते हैं। तो कहा यहां लिखेंगे वर्ग 17 के तत्व अन्य वर्ग के तत्वों से छोटे आकार के होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। तो भैया उसका अगर तुमसे कारण भी पूछ लेगा तो कारण भी उसी समय दोगे। तो इस बात को हम लोगों ने पढ़ा कि विद्युत ऋणात्मकता का क्रम कैसे चलता है वर्ग 17 के तत्वों में। अगले नंबर पर आ जाते हैं जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रंग। अपने यहां एक क्वेश्चन आता है, कहता है क्या हैलोजन तत्व रंगीन होते हैं? हाँ भैया हैलोजन तत्व रंगीन होते हैं। और हैलोजन तत्वों में अगर रंग की बात की जाए कि कौन सा हैलोजन तत्व किस रंग का होता है, तो अगर मैं फ्लोरीन को देखूंगा कि फ्लोरीन का रंग कैसा होता है, तो बेटा फ्लोरीन का रंग होता है पीला। इसके बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन का रंग होता है
हरा पीला। इसके बाद बेटा अगर ब्रोमीन की बात की जाए तो ब्रोमीन का रंग होता है लाल। और लास्ट में एक एलिमेंट हमसे छूट रहा है जिसका नाम आयोडीन है। आयोडीन के रंग को देखेंगे तो भैया आयोडीन का रंग होता है बैंगनी। अब इस कारण को अच्छा ये वाली बात वैसे तो याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है कि फ्लोरीन पीले रंग का होता है, क्लोरीन हरा और पीले रंग का होता है, ब्रोमीन होता है लाल रंग का और आयोडीन होता है बैंगनी रंग का। अब देखो जरा इसको समझते हैं कि कोई भी पदार्थ या ये हैलोजन तत्व तो हमें देखने में रंगीन क्यों नजर आते हैं। इसका कारण देखो मैं क्या बोलता हूं कि पूछा बहुत बार गया है परीक्षाओं में, और इसको सुन लेते हैं ताकि आप जान जाओ। सामान्य रूप से एक परमाणु के अगर आकार को हम बताएं तो परमाणु के मध्य भाग को कहते हैं नाभिक, ऐसा आपने पहले भी पढ़ रखा है। और परमाणु के नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं बनी होती हैं। तो मैंने कुछ वृत्तीय कक्षाएं यहां बना दी हैं और उन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। और उन कक्षाओं में जब चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन तो उन इलेक्ट्रॉनों से ही प्रोड्यूस होता है रंग। अब देखो रंग कैसे प्रोड्यूस होता है इस बात को समझते हैं। ऐसा मैंने माना थोड़ी देर के लिए कि कोई इलेक्ट्रॉन जो था वो नाभिक के चारों ओर उपस्थित दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा था। ऐसा मैंने मान लिया कि दूसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था। हमने क्या किया, हमने इस पर आरोपित किया प्रकाश को। भैया बिना प्रकाश के आप किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते, ये बात क्लास 10th के प्रकाश नाम के चैप्टर पर पढ़ाई गई है। आप प्रकाश को तो नहीं देख सकते लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। तो आप किसी भी हैलोजन एलिमेंट को तभी देख पाते हो जब उस पर क्या पड़ता है, प्रकाश। प्रकाश उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट प्रकाश का परावर्तन करता है और जब परावर्तन करके प्रकाश आपके नेत्रों पर पहुंचता है आप ऑब्जेक्ट को तब देख पाते हो। तो हमने माना कि ये कोई हैलोजन एलिमेंट है और हैलोजन एलिमेंट पर सबसे पहले पड़ा प्रकाश। प्रकाश जैसे ही इस पर पड़ेगा बेटा, हैलोजन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को जो दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा था इसको मिल गई एनर्जी। भाई प्रकाश अगर जिस पर आरोपित करोगे तो उसको क्या मिलेगी, एनर्जी। और जैसे ही प्रकाश से एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन जो था वो दूसरी कक्षा से उछलकर कौन सी कक्षा पर आ गया, तीसरी। आपको पहले से पता है जब किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दी जाती है वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। लेकिन बेटा ये इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा पे गया। ऐसा भी होता है कि तीसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर कौन सी कक्षा पे चला जाए, चौथी। और ऐसा भी होता है कि पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर कौन सी क्लास पे चला जाए, दूसरी। अर्थात ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन अपनी सेल को छोड़कर अपने से उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी लेवल था वो दूसरी कक्षा के बराबर था, आपने प्रकाश देकर इसको तीसरी कक्षा में पहुंचाया है, तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ ही देर तीसरी कक्षा में घूमेगा और कुछ देर तीसरी कक्षा में घूमने के बाद ये फिर से दूसरी कक्षा में आएगा। सोचने वाली बात अब ये है कि अगर दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में गया था, इसने ऊर्जा को ग्रहण किया था। अब कुछ समय पश्चात ये इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से फिर से दूसरी कक्षा में आ रहा है। इस दौरान इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को त्यागता है, या वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और जानते हो जब भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है दो रूपों में उत्सर्जन होता है, पहला प्रकाश और दूसरा ऊष्मा। तो ऊष्मा तो आपको दिखेगी नहीं और प्रकाश भी दिखेगा कब, हर इलेक्ट्रॉन अपनी क्लास से जब दूसरी क्लास में आता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है, तो वो एक निश्चित तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को उत्सर्जित करता है। भैया ऊर्जा अगर त्यागेगा, ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा तो किसके रूप में, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में। तो वो जिस तरंग दैर्घ्य की ऊर्जा को त्यागेगा या जिस तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को त्यागेगा, ऑब्जेक्ट हमें उसी कलर का दिखाई देगा। होता क्या होगा मैं थोड़ा सा बताता हूं। फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को जैसे ही प्रकाश में ऊर्जा मिलती होगी, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहां पहुंच जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में। कोई बात नहीं थी, अच्छी बात थी। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन जो उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचा है, जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से फिर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करेगा, त्याग। और ऊर्जा का त्याग किसके रूप में करेगा, ऊष्मा और प्रकाश। अर्थात ये प्रकाश छोड़ेगा, प्रकाश त्यागेगा। ये जिस तरंग दैर्घ्य का प्रकाश त्यागेगा, पदार्थ हमें उसी आधार पर रंग का दिखाई देगा।
तो जो फ्लोरीन है वो ऐसे प्रकाश को त्यागता है जो पीले रंग की तरंग दैर्ध्य के आसपास होती है, उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो फ्लोरीन हमें कैसे दिखने लगा? पीले रंग का दिखने लगा। जो क्लोरीन है वो ऐसे प्रकाश को त्यागता है जिसकी तरंग दैर्ध्य हरे और पीले रंग की रेंज में होती है। ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो इस प्रकार के प्रकाश का उत्सर्जन करता है जिसकी तरंग दैर्ध्य लाल रंग के रेंज पर होती है। और बेटा बैंगनी रंग का इलेक्ट्रॉन, आयोडीन का इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो वो जो प्रकाश का त्याग करता है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की रेंज में होगी। तो याद रखने वाली क्या बात है, कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी पदार्थ तब कलर दिखाई देता है, वो तब रंगीन दिखाई देता है जब सबसे पहले उसके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहां जाते हैं? उच्च, और फिर उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर आते हैं? निम्न ऊर्जा स्तर पर। और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आते हैं तब वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और जब वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं तभी वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है? रंगीन। भाई कोई भी वस्तु आपको तभी रंगीन दिखाई देती है जब वो किसी रंग का क्या उत्पन्न करती है? प्रकाश। अरे आपने लोहे के टुकड़े को गर्म होते देखा है? लोहे के टुकड़े को जब आप गर्म करते हैं, आप देखते होंगे इस बात को, कुछ देर बाद वो लाल रंग का दिखाई देने लगता है। जानते हो क्या हुआ होगा? लोहे के टुकड़े को जब गर्म किया है, लोहे के टुकड़े में उपस्थित हैं छोटे छोटे परमाणु, और उन छोटे छोटे परमाणु में उपस्थित हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन। तो जब आपने लोहे के टुकड़े को गर्म किया तो लोहे के इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिल गई, और लोहे के इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर से कहां पहुंच गए? उच्च ऊर्जा स्तर पर, क्योंकि आपने गर्म किया था, निम्न से उच्च पर पहुंच गए। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन अभी कुछ देर बाद उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर आएंगे? निम्न ऊर्जा स्तर। जानते हो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आएंगे तो वो क्या करेंगे? ऊर्जा को त्यागेंगे। किसके किसके रूप में? ऊष्मा और प्रकाश। तो जब वो ऊष्मा को त्यागेंगे लोहे का टुकड़ा आपको गर्म लगेगा, और प्रकाश को त्यागेंगे तब लोहे का टुकड़ा आपको रंगीन नजर आएगा। लेकिन जैसे ही आप ज्यादा गर्म कर दोगे, लोहे के टुकड़ा जो लाल रंग था अब वो थोड़ा सा पीले रंग में चेंज होने लगेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जो प्रकाश त्याग रहा है उसकी तरंग दैर्ध्य बदल गई है, तो वो लाल नहीं बल्कि पीला दे रहा। और हीट कर दोगे तो प्रकाश लगभग व्हाइट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा हीट कर दोगे तो अब इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा त्यागता है उसकी तरंग दैर्ध्य सफेद रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर भी ऑब्जेक्ट के रंग अलग अलग देखे जा सकते हैं। नॉर्मली साधारण ताप पर प्रकाश की उपस्थिति में ये पदार्थ इस कलर को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। तो देखो जो बात मैंने लिखी है इसको आंसर भी देना होता है, और क्योंकि आंसर देना होता है हम जल्दी से इस बात को क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये बताएंगे समस्त हैलोजन तत्व रंगीन होते हैं। देखो पहली बात ये बताएंगे क्या? समस्त हैलोजन तत्व रंगीन होते हैं। पहली बात तो ये बता दी कि भैया जितने भी हैलोजन को मिलते हैं मेनली 4 ही मिलते हैं, एस्टेटिन को तो हटा ही दिया हम लोगों ने। और दूसरी बात तो बेटा ये बताएंगे आखिर ये रंगीन क्यों दिखाई देते हैं। तो भैया इस बात को लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है। जब प्रकाश हैलोजन तत्वों पर आरोपित किया जाता है, हैलोजन तत्वों पर आरोपित किया जाता है तो उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर
स्तर पर चले जाते हैं, तभी प्रकाश पड़ा। भैया जितने भी इलेक्ट्रॉन थे निम्न ऊर्जा स्तर पे वो धीरे धीरे उच्च ऊर्जा स्तर पर जाने लगे। परंतु यही इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आते हैं, स्तर पर आते हैं तो निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। दैर्ध्य के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। अतः पदार्थ हमें उत्सर्जित किए गए रंग का दिखाई देता है। रंग का दिखाई देता है। दिखाई देता, उत्सर्जित किए गए रंग का दिखाई देता। इसका मतलब है फ्लोरीन जो है वो पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करता होगा, क्लोरीन हरे पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करता होगा, ब्रोमीन लाल रंग का प्रकाश उत्पन्न करता होगा और आयोडीन उत्पन्न करता होगा बैंगनी रंग का प्रकाश। तो ये बेटा हो गया। अगर कोई भी हैलोजन एलिमेंट के कलर के विषय में पूछ ले या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हैलोजन रंगीन दिखाई देते हैं क्यों, तो भैया हैलोजन रंगीन दिखाई देते हैं क्यों में से कारण जितना भी लिखा है वहां से लेकर ये लास्ट लाइन तक इतना आपको दिखा देना है। और भी बेटर चीजें लिखना चाहते हो तो भैया ये कलर लिख लेना और भी अच्छा हो जाएगा। तो इस बात को बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना। अभी नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं और पढ़ते हैं कि हैलोजन तत्वों की अवस्था के विषय में। अगर कोई पूछ लेता है कि हैलोजन तत्व में जो ये चार तत्व आपको मिल रहे हैं, ये चारों तत्व कौन सी अवस्था पर हैं, तो भैया आप इस बात को याद रखोगे। क्या याद रखोगे कि इसमें से जो फ्लोरीन और क्लोरीन नाम के तत्व हैं, ये दोनों ही तत्व गैस की अवस्था पर पाए जाते हैं या गैसीय अवस्था पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो ब्रोमीन होता है वो बेटा ब्रोमीन पाया जाता है द्रव की अवस्था पर। और एक बात और लिखेंगे, आयोडीन पाया जाता है ठोस की अवस्था पर। एक काम और कर लेते हैं, F को F2 लिख लेते हैं, Cl2 लिख लेते हैं, Br2 और इसको I2 लिख लेते हैं। अगर याद करना चाहोगे तो एक बात और अच्छी सी याद कर लोगे आयोडीन के लिए कि आयोडीन में एक विशेष गुण पाया जाता है और इस गुण को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अच्छा, ऊर्ध्वपातन का मतलब समझते हो ना? ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है अगर कोई ठोस पदार्थ ऐसे भी इस दुनिया में अवेलेबल है, अगर आप उन ठोस पदार्थ को गर्म करते हो तो वो ठोस पदार्थ गर्म होकर सीधे वाष्प के रूप में बदल जाता है। अगर कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर सीधे वाष्प के रूप में बदल जाए तो हम कहते हैं पदार्थ पर ऊर्ध्वपातन का गुण है।
नहीं तो नॉर्मली पदार्थ क्या होता है कि अगर कोई ठोस पदार्थ ले आते हो, उसको गर्म करते हो, वो ठोस पदार्थ गर्म होकर सबसे पहले द्रव में बदलता है, पिघलता है, द्रव में बदला, और फिर द्रव को गर्म किया तो आपने उसको काहे में बदला, वाष्प में। तो एक नॉर्मल कंपोनेंट जो होता है वो ठोस से द्रव में और द्रव से गैस अवस्था में बदलता है जब आप उसको गर्म करते हो। लेकिन जिन पदार्थों पर ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, आप उनको जैसे ही ठोस अवस्था में रखकर गर्म करोगे, पदार्थ द्रव अवस्था में तो आएगा ही नहीं, ठोस से सीधे कौन सी अवस्था में बदल गया, गैस। और किसी पदार्थ को गर्म किए जाने पर अगर वो ठोस से गैस अवस्था में डायरेक्टली चेंज हो जाए, पदार्थ के इस गुण को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो इन पूरे परिवार में से आयोडीन पर ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। वैसे तुम लोगों को एक और बात बताएं, आयोडीन युक्त नमक कहा करते हो तुम लोग, अच्छे से अच्छे कंपनी के नमक लेकर के आते हो, सारा काम बढ़िया ढंग से निपटाते हो, कहते हो आयोडीन युक्त नमक लेना है हमको। लेकिन आप इस बात को जानते हो कि अगर आप नमक को गर्म करके डालते हो या गर्म अवस्था में खाने पर नमक को मिलाते हो, तो भैया आयोडीन एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जो गर्म किए जाने पर गैस के रूप में क्या हो जाता है, बदल जाता है। आपने गर्म किया खाना, उस पर डाल दिया आयोडीन युक्त नमक को, तो आयोडीन तो भाप बनकर क्या हो गया, उड़ गया। नमक नमक केवल खा लीजिए आप उसका, आयोडीन तो मिला ही नहीं, क्योंकि आयोडीन गर्म होने पर वो सीधे काहे के रूप में बदल जाता है, वाष्प के रूप में। ऐसा बदल जाता है, इसीलिए तो इसमें कहा जाता है ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। तो आयोडीन तो हमारी बॉडी पर केवल वही जा पाता है जो ठंडे भोजन पर नमक को मिलाया जाए। तो एक काम करते हैं बेटा, इसको जल्दी से नोट करो, और भी गुण हैं उनको पढ़ लेते हैं। अगले नंबर पर आ जाते हैं, आबंध वियोजन ऊर्जा को पढ़ लेते हैं। देखो ध्यान से याद रखो, आबंध वियोजन ऊर्जा जानते हो क्या होता है? अभी देखो मैं बताता हूं। जिसे क्लोरीन गैस का अगर फॉर्मूला देखा जाए वो क्या होता है, Cl2। इसका अर्थ है कि Cl के दो परमाणुओं के बीच में कोई ना कोई क्या बना हुआ है, बॉन्ड। अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ने जाते हो तो बॉन्ड कब टूटता है, जब परमाणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है। और बॉन्ड बनता कब है, जब परमाणुओं की ऊर्जा घट जाती है। जब परमाणुओं की ऊर्जा अपने निम्नतम स्तर पर होती है, वो बॉन्ड बनाने के लिए तैयार होता है। लेकिन जैसे ही परमाणुओं की ऊर्जा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, परमाणु अपना ये इसकी एनर्जी बढ़ी, ये अपना इधर भगने लगा, इसकी एनर्जी बढ़ी, ये अपना इधर भगने लगा, और उन्होंने बॉन्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो कुल मिला के हम ये चाहते हैं कि अगर बॉन्ड को तोड़ते हैं तो परमाणुओं की ऊर्जा को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। और परमाणुओं की ऊर्जा कैसे बढ़ेगी, अगर आप परमाणु को ऊर्जा दोगे। तो बेटा अगर परमाणुओं को ऊर्जा देने पर, मैंने देखा कि जब हमने परमाणुओं की ऊर्जा दी, परमाणुओं के बीच बना हुआ बॉन्ड टूट गया। तो परमाणुओं के बीच बने हुए बॉन्ड को तोड़ने में जितनी ऊर्जा लग जाएगी, जितनी ऊर्जा खर्च हो जाएगी, या ऐसे भी कह सकते हैं जितनी ऊर्जा व्यय हो जाएगी, ऊर्जा की उस मात्रा को कहा जाता है आबंध वियोजन ऊर्जा। लेकिन कभी कभी बच्चे के दिमाग में एक डाउट रहता है, डाउट कर किसी किसी के दिमाग में आते नहीं ये बात, कहता है कितने बॉन्ड तोड़े जाएं। तो भैया बॉन्ड तोड़े जाएं 6.022 गुणे 10 की घात 23। जब आप एक समान टाइप के इतने बॉन्ड्स को तोड़ देते हो, उस समय जो एनर्जी लगती है उस ऊर्जा को कहा जाता है आबंध वियोजन ऊर्जा। नॉर्मली ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि किसी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बना हुआ है तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 44 किलो जूल प्रति मोल की एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। जानते हो इसका अर्थ क्या था? प्रति मोल का मतलब अगर एक मोल बॉन्ड तोड़ते हो, और एक मोल में होते कितने बॉन्ड हैं, 6.022 गुणे 10 की घात 23। अगर इतने बॉन्ड्स को तोड़ते हो तो आपको कितनी एनर्जी देनी होगी परमाणुओं को, 44 किलो जूल। या ऐसा भी तो कह सकते हैं 44 का किलो जूल का है, जूल में बदलना हो, 1000 का गुना कर डालो भैया, 44,000 जूल एनर्जी दे दोगे तो आप इतने बॉन्ड्स को क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। लेकिन कौन से बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सकते हो। यहां कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड, इसको तोड़ने में एनर्जी उससे कैसी लगती है, ज्यादा, मोर देन 44 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आप 6.022 गुणे 10 की घात 23 सिंगल बॉन्ड को ब्रेक कर पाओगे। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को प्राप्त करने के लिए
या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कब आती है? जब आप परमाणुओं को ऊर्जा देते हो, परमाणु अपने बॉन्ड को क्या कर देता है? तोड़ देता है। अच्छा, किसी व्यक्ति ने ऐसा पहले भी सुना है कि छोटे बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं और बड़े बॉन्ड कैसे होते हैं? कमजोर। याद है पुरानी बात? हाँ, तो जरा देखो, अभी नोट मत करना क्योंकि थोड़ा सा बिगड़ जाएगा क्रम। उस हिसाब में तो भैया फ्लोरीन का जो बॉन्ड होना चाहिए ये सबसे छोटा होना चाहिए और इसकी स्ट्रांगनेस होनी चाहिए सबसे ज्यादा। इसके बाद होना चाहिए क्लोरीन का नाम, इसके बाद होना चाहिए ब्रोमीन का नाम और इसके बाद होना चाहिए काहे का नाम? आयोडीन का। लेकिन जब इस क्रम को पढ़ा गया तो अच्छा लगा हमें देखने में, लेकिन जब वास्तविकता में इस क्रम को देखा गया तो यह क्रम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। और बेटा फ्लोरीन यहां पर आकर बैठा है, जबकि फ्लोरीन ने तो सबसे छोटे बॉन्ड बनाए होंगे और उस बेसिस पर फ्लोरीन को बॉन्ड तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी। लेकिन इस जगह पर क्या है, इसको हटा लेते हैं 2 मिनट के लिए। जितना छोटे आकार का परमाणु उतने छोटे बॉन्ड और उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी बॉन्ड को तोड़ने में। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आकार ऐसे बढ़ रहा है, आकार ऐसे बढ़ रहा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या आबंध वियोजन ऊर्जा घटने लगेगी। क्यों? जानते हो, बड़े आकार का परमाणु है, बड़े बड़े बॉन्ड बनाएगा और बड़े बॉन्ड होते हैं कमजोर, जल्दी टूट जाएंगे, कम एनर्जी लगेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो गई। लेकिन इसके बीच में फ्लोरीन कहाँ आके बैठ गया? अब हमको इससे क्या पता चलता है कि ब्रोमीन से के बॉन्ड को तोड़ने में फिर भी ज्यादा एनर्जी लग जाएगी, लेकिन फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कैसे लगेगी? कम। उसका रीजन क्या है फ्लोरीन को ऐसा? तो देखो, ध्यान रखना, फ्लोरीन के परमाणु में नाभिक के चारों ओर मात्र 2 कक्षाएं होती हैं। अच्छा, फ्लोरीन के परमाणु में नाभिक के चारों केवल 2 कक्षाएं होती हैं, तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन का पहली बात तो फ्लोरीन के परमाणु का आकार हो गया कैसा? छोटा। तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं खूब नजदीक नजदीक। जब फ्लोरीन के परमाणु का वही आकार छोटा तो इलेक्ट्रॉन उतनी ही छोटी जगह पर है, और इलेक्ट्रॉन अगर उतनी ही छोटी जगह पर है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? नजदीक नजदीक हैं। और जब इलेक्ट्रॉन नजदीक नजदीक होते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण भी लगाते हैं। अगर तुमने इस बात को सुना होगा कि भैया इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पर भी निगेटिव चार्ज है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के खूब पास पास हैं तो ये एक दूसरे पर प्रतिकर्षण भी कैसा लगाते हैं? ज्यादा। तो बेटा प्रतिकर्षण के लगने के कारण बॉन्ड पहले से ही हो जाता है कमजोर, और प्रतिकर्षण के कारण क्योंकि बॉन्ड कमजोर हो गया है ये बॉन्ड थोड़ा सा जल्दी टूट जाता है। और क्योंकि बॉन्ड जल्दी से टूट जाता है, फ्लोरीन को हमने भैया यहां बीच में रखा है। तो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का कभी बात आ जाए, आबंध वियोजन ऊर्जा की बात आ जाए, क्रम आपने सब सही लिखा है, फ्लोरीन को उठा करके यहां रख दो। अगर कोई पूछता है क्यों फ्लोरीन का आकार, अच्छा यह भी है, अगर जो क्रम नॉर्मल चलते हैं कोई नहीं पूछता उसका क्वेश्चन, जिसका क्रम बिगड़ा होगा क्वेश्चन भी उसी पर आता है। कहता है आबंध वियोजन ऊर्जा जबकि फ्लोरीन की सबसे अधिक होनी चाहिए, लेकिन आबंध वियोजन ऊर्जा फ्लोरीन की ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों से कम है। तो भैया बहुत बड़ा आंसर नहीं लिख के आना, इतना बड़ा लिख के आना है। पहला, फ्लोरीन के परमाणु का आकार होता है छोटा और इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके समीप, तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य होता है प्रतिकर्षण ज्यादा, और जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ज्यादा प्रतिकर्षित करते होंगे तो बॉन्ड हो जाता है कमजोर, और कमजोर होने के कारण यह जल्दी से टूट जाता है। इसलिए भैया फ्लोरीन को वहां रखा गया है। तो थोड़ा इस आंसर को ध्यान रख लेना, बाकी अपना वो क्रम नोट करेंगे। अभी आबंध वियोजन ऊर्जा के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर पे, गलनांक एवं क्वथनांक। अच्छा, गलनांक और क्वथनांक में तो भैया आकार ही मैटर करता है केवल। अच्छा, गलनांक और क्वथनांक में होता क्या? देखो, गलनांक और क्वथनांक में ये होता है, देखो मैं इन पर बात करता हूं। फ्लोरीन का गलनांक और क्वथनांक अगर देखा जाए ये दोनों ही कम। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आते चले जाओगे आप देखोगे गलनांक और क्वथनांक की वैल्यू लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही। तो पहले लिख देते हैं फिर समझते हैं आखिर क्यों वैल्यू बढ़ती है। तो सबसे कम गलनांक और क्वथनांक होता है किसका? फ्लोरीन का। इसके बाद कम होता है, इससे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक होता है क्लोरीन का।
इससे ज्यादा होता है गलनांक और क्वथनांक ब्रोमीन का, और आयोडीन का गलनांक और क्वथनांक तो इन चारों में से सबसे ज्यादा होता है। अब जरा ध्यान रखना इस बात को। कहता है क्यों ऐसा होता है सर जी? अगर आपने एक बर्तन में क्लोरीन को भर रखा है, मैं बनाता हूं, देखो बर्तन, और बर्तन में मैंने क्लोरीन के बहुत सारे क्लोरीन को भर रखा है। ये क्लोरीन के परमाणु है बेटा, इस पे Cl मैं नहीं लिखूंगा। ये क्लोरीन के परमाणु या क्लोरीन के अणु आपस में एक दूसरे के साथ सटे हुए रखे हैं। अब हमें इसको गर्म करके इसको उबाल कर क्लोरीन को अलग कर देना है। लेकिन ये बात समझ पा रहे हो? अगर आप इस क्लोरीन को तो तभी उबाल कर अलग कर पाओगे जब इस क्लोरीन का बॉन्ड बगल वाले से भी टूट जाए और इस क्लोरीन का बॉन्ड इस बगल वाले से भी टूट जाए। अगर किसी बीच वाले क्लोरीन को आप भाप के रूप में बदलना चाहते हो, वेपर के फॉर्म में बदलना चाहते हो, या क्वथनांक पर पहुंचाना चाहते हो, तो आप क्या चाहोगे कि ये क्लोरीन का बॉन्ड अपने चारों ओर उपस्थित अणुओं के द्वारा क्या हो जाए? टूट जाए। भैया ये सारे अणु इस क्लोरीन को फंसाए पड़े हैं। क्लोरीन से कह रहे मैं जाने नहीं दूंगा तुमको, तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक कि तुम इन सारे के सारे अणुओं के साथ अपना बॉन्ड ना तोड़ दो। इसका मतलब क्लोरीन को भाप में बदलने के लिए, क्वथनांक में पहुंचाने के लिए आपको ये सारे के सारे बॉन्ड क्या करने पड़ेंगे? तोड़ने पड़ेंगे। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा क्लोरीन का ये अणु उड़कर हवा में चला जाएगा, और जैसे क्लोरीन का अणु हवा में टूटकर चला गया, हवा में उड़ के गया, आपने कहा हमने तो पदार्थ को उबाल दिया, इसका मतलब क्वथनांक पर पहुंचा दिया। तो मैं क्या सोचता हूं, आपको क्लोरीन के अणु का क्या तोड़ना था? बॉन्ड। अब सोचो इस बात को, फ्लोरीन का आकार छोटा, क्लोरीन का आकार बड़ा, ब्रोमीन का आकार और बड़ा, और आयोडीन का नहीं बनाएंगे, समझोगे, अपने मन में सोचोगे इस बात को। फ्लोरीन छोटा आकार का है तो ये अपनी सरफेस से यहां से बॉन्ड बना सकता है। क्लोरीन का आकार बड़ा है, ये अपनी सरफेस से बॉन्ड बना सकता है। अभी बस इतने ही नहीं सोच लो, फ्लोरीन अपनी सरफेस से बॉन्ड बनाएगा तो छोटी सरफेस है, छोटा पृष्ठ है, छोटी सतह है, कम बॉन्ड बना पाएगा। क्लोरीन का आकार कैसा है? अपेक्षाकृत बड़ा है, बड़ी सरफेस है, ज्यादा बॉन्ड बना पाएगा। अच्छा, आयोडीन का आकार तो सबसे बड़ा है, अगर सबसे ज्यादा बड़ा है आकार तो इसकी सरफेस का एरिया भी सबसे ज्यादा है, और सरफेस का क्योंकि एरिया सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। अब मैं क्या सोचता हूं, अगर आयोडीन सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो आयोडीन को भाप में बदलने के लिए आपको सबसे ज्यादा बॉन्ड भी तो तोड़ने पड़ेंगे, और सबसे ज्यादा अगर बॉन्ड तोड़ने हैं तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी चाहिए, और क्योंकि आयोडीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, आयोडीन का क्वथनांक कैसा होता है? सबसे अधिक। अच्छा, फ्लोरीन का सरफेस एरिया पहले से कम है, कम बॉन्ड तोड़ने हैं, कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए क्वथनांक और गलनांक दोनों ही कैसे हैं? कम। इस बात को भैया अपना दिमाग में भर के रख लेना, लिखाएंगे नहीं, बस इतनी बात लिखाएंगे। देखो क्या लिखाएंगे, हाँ इधर लिख लेते हैं, इससे अगर समझ पाना तो समझ जाना। क्वथनांक या गलनांक किसी की बात कर दे, क्वथनांक और गलनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आकार। किसका आकार? अणु का आकार। अगर ये बात आपको समझ गई, अणु का आकार जितना ज्यादा, क्वथनांक और गलनांक भी उस पदार्थ का उतना ही क्या रहने वाला है? अधिक रहने वाला है। गलनांक और क्वथनांक हो गया। नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं विलेयता। विलेयता को कहते हैं घुलनशीलता। तो अब जरा ध्यान रखना इस बात को, विलेयता में अगर चलें तो बेटा मैं क्या सोचता हूं कि विलेयता में फ्लोरीन के अतिरिक्त एक फ्लोरीन नाम के तत्व को या एक फ्लोरीन नाम के कंपाउंड को अगर छोड़ दिया जाए तो फ्लोरीन के अतिरिक्त जितने भी हैलोजन एलिमेंट मिलते हैं, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, और ये सारे के सारे तत्व जो हैं वो जल में घुलनशील हैं। फ्लोरीन के अतिरिक्त सभी हैलोजन एलिमेंट जल में घुलनशील हैं, या घुलनशील ना लिखना चाहो तो ऐसा लिख लो विलेय हैं।
तो फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो जल में नहीं घुलता, बाकी इस वर्ग के सभी तत्व जो हैं वो जल में कैसे हैं, घुलनशील है। एक और नंबर बात याद रखेंगे, कहता है हैलोजन तत्वों की आक्सीकारक क्षमता बता दो। किस हैलोजन तत्व की आक्सीकारक क्षमता अधिक है और किस हैलोजन तत्व की आक्सीकारक क्षमता जो है वो कम है। अच्छा, आक्सीकारक क्षमता जानते हो क्या होता है, मैं बताता हूं। आक्सीकारक क्षमता इसको भी कहते हैं, किसको कहते हैं, सुनो देखो, दो प्रकार से आक्सीकारक क्षमता बताई जा सकती है। अगर कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन, देखो अगर किसी भी पदार्थ के पास ऑक्सीजन है और वो अपना ऑक्सीजन निकाल के जितनी जगह जल्दी दूसरे पदार्थ के पास ऑक्सीजन पहुंचा देगा, हम कहेंगे पदार्थ की आक्सीकारक क्षमता कैसी है, ज्यादा। एक आक्सीकारक क्षमता और डिपेंड होती है इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर। जो भी पदार्थ जितनी तेजी से, जितनी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, भैया उसकी आक्सीकारक क्षमता उतनी ही क्या है, ज्यादा है। तो मैंने क्या देखा कि फ्लोरीन का आकार तो सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति इसमें सबसे ज्यादा है, और क्योंकि फ्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक है, हम इस बात को तैयार रखेंगे कि फ्लोरीन की आक्सीकारक क्षमता भी सबसे ज्यादा है। अगर क्लोरीन पर बात की जाए तो क्लोरीन द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता फ्लोरीन से कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता थोड़ी सी कम है, आक्सीकारक क्षमता भी कम हो गई। ब्रोमीन की आक्सीकारक क्षमता इससे भी कम और आयोडीन की आक्सीकारक क्षमता इनसे भी कम। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हो कि F2Cl2 Br2 और I2 भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी अलग नहीं है कि सर जी आपने 2 नहीं लिखा, अरे भैया लिख डालो 2 लिख डालो। आप मोनो एटॉमिक लिखने चलते तो भी ठीक था, हमें केवल एटम के विषय में उनका नॉलेज दे देना है। इस बात से हमें मतलब अभी नहीं रखना है कि अणु की बात करेंगे कि परमाणु की बात करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है, भैया इसकी आक्सीकारक क्षमता सबसे ज्यादा है। तो देखो यहां जो आक्सीकारक क्षमता है, आक्सीकारक क्षमता वो डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर। यह ध्यान रखना है। अगर कोई भी पूछेगा कि आक्सीकारक क्षमता ये किस पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, मैं तो कहता हूं कोई भी तत्व ऐसा मिल जाए आपको जो इलेक्ट्रॉन को सबसे तेजी से ग्रहण कर लेता है, उसकी आक्सीकारक क्षमता भी सबसे कैसी रहेगी, अधिक। ये ध्यान रखो हमेशा, इस दुनिया का सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। जानते हो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब ये इलेक्ट्रॉन को तुरंत खींच लेता है, इसीलिए ये प्रबल आक्सीकारक भी है। तो इस प्रकार से आप आक्सीकारक क्षमता को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट करो, फिर अगली बातें देखो, कुछ लिख के दिखाते हैं तुम लोगों को। देखो भैया, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर हैलोजन तत्व, अच्छा हैलोजन तत्वों को एक और एक्स से भी लिखते हैं। कभी एक्स लिखा मतलब लीजिए, इसका मतलब है FCl, Br और I की ही बात हो गई है। तो FCl, Br, I को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। और इस बार हमें पढ़ना है कि अगर हाइड्रोजन के साथ हैलोजन तत्व अभिक्रिया कर लेते हैं तो क्या बनता है। तो हैलोजन के साथ जब भी हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है, HX टाइप के कंपाउंड बनते हैं या HX प्रकार के यौगिक बनते हैं। जैसे HX का मतलब है, एक बार भैया H की जगह पर H रखा है, X की जगह पर F रख लो। एक बार H की जगह पर H और X की जगह पर Cl। H की जगह पर वही लिखा है, Br लिख लिया X की जगह पर, इस बार भी X की जगह पर क्या लिख लिया, I। नाम क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और लास्ट वाले का नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड। ये 4 प्रकार के यौगिक बनते हैं और इन 4 प्रकार के यौगिकों के से रिलेटेड कुछ ऑर्डर पूछे जाते हैं अपने यहाँ। और जो मुझे ऐसा लगा कि ऑर्डर पूछे जाते हैं, मैंने उन ऑर्डर को लिख लिया है। क्या क्या ऑर्डर पूछता है, सबसे पहले पूछता है अम्लीय सामर्थ्य। भैया अम्लीय सामर्थ्य की बात हो इससे पहले मैं एक परिभाषा याद दिलवा दूं। उस पदार्थ को अम्ल कहते हैं जिसे जल में घोलने पर वो अपने पास से हाइड्रोजन को तुरंत आयन के रूप में अलग कर दे। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन को आयन के रूप में निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं। तो अगर हाइड्रोजन को आयन के रूप में अलग करेगा तभी अम्ल है। अरे सबके पास तो हाइड्रोजन है यार, इसका मतलब सभी अपने पास से अलग कर सकते हैं।
लेकिन जहां बात आ जाएगी अलग जल्दी से कौन कर सकता है, वो ज्यादा अम्ली, और जो जल्दी से अलग नहीं कर सकता वो कम अम्ली। तो भैया याद रखो HF की अम्लीयता सबसे कम होती है। रीजन है H और F के बीच बनते हैं छोटे छोटे बॉन्ड, और जब छोटा बॉन्ड होगा तो बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, और ये F H को अपने पास से आसानी से नहीं निकलने देगा, और यह जब आसानी से निकलने नहीं देगा तो इसकी अम्लीय प्रकृति सबसे कैसी हो जाएगी, कम। अच्छा HI में क्या होता है, I का आकार होता है बड़ा, और बड़े आकार का परमाणु जो है वो H से हो जाता है दूर। तो भैया क्या होता है, H और I के बीच में बड़ा बॉन्ड बना, और बड़ा बॉन्ड हमेशा कैसा रहा है, कमजोर, और कमजोर बॉन्ड को जल्दी से ही तोड़कर HI ने H को अपने से क्या कर दिया, अलग। HI की अम्लीय क्षमता सबसे ज्यादा है, इस बेसिस पे मैंने HF की सबसे कम, HCl की ज्यादा, HBr की और भी ज्यादा अम्लीय क्षमता, और HI की अम्लीय क्षमता और भी ज्यादा। छोटा बॉन्ड, थोड़ा सा बड़ा बॉन्ड, थोड़ा सा बड़ा बॉन्ड, बहुत बड़ा बॉन्ड। जितना बड़ा बॉन्ड कमजोर उतना ही जल्दी हाइड्रोजन को निकाल देगा अपने पास से। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। अच्छा ये भी तो पता चल रहा है, ये अपने को अलग नहीं होने देगा जल्दी से, और ये अपने को आसानी से अलग हो जाने देगा। नेक्स्ट नंबर आ जाते हैं स्थायित्व पर। अरे बेटा अगर HF छोटे बॉन्ड बनाएगा तो परमाणुओं को जल्दी से अलग नहीं होने देगा, और अलग नहीं होने देगा तो इसका स्थायित्व कैसा रहेगा, ज्यादा। HI का आकार क्योंकि बॉन्ड बड़ा है जल्दी से अलग कर देता है, स्थायित्व कैसा है, कम। तो HF का स्थायित्व सबसे ज्यादा, HCl का स्थायित्व उससे कम, HBr का उससे भी कम, सबसे कम स्थायित्व है HI का। लास्ट पे चलते हैं, कहते हैं गलनांक और क्वथनांक। भैया गलनांक और क्वथनांक दोनों में से बात करें तो आप ये जो लिखा है इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना, है ही नहीं, बाद में बात करें, एग्जिस्ट ही नहीं करता भी। ये तो आपने पढ़ा था गलनांक और क्वथनांक में मैटर करता है सरफेस एरिया। अब जरा ध्यान से देखो, H तो सबके साथ लगा हुआ है तो H का आकार सबके लिए बराबर रखेगा। Cl का आकार छोटा, कम सरफेस एरिया, गलनांक और क्वथनांक कम। Br का आकार थोड़ा सा बड़ा, सरफेस एरिया ज्यादा, वांडर वाल्स फोर्स ज्यादा, गलनांक क्वथनांक थोड़ा सा अधिक। इसका गलनांक और क्वथनांक और भी अधिक क्योंकि इसका एरिया और भी बड़ा है, आकार बड़ा है। अब कहता है लेकिन HF को बीच में क्यों रख दिया, क्योंकि फ्लोरीन का आकार तो सबसे छोटा था, तो इसको बीच में रखने का क्या फायदा है। ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, लेकिन बेटा इतना क्रोधित मत हो, उसके ऊपर गुस्सा हो नहीं, ये गलत नहीं लिखा, ये सही लिखा है। जानते हो HF का गलनांक और क्वथनांक सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि HF ही ऐसा एक पदार्थ मात्र है जो कौन से बॉन्ड को बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को बना रहा है। क्योंकि HF हाइड्रोजन बॉन्ड को जनरेट कर रहा है, इसलिए भैया इन सभी यौगिकों से HF का जो गलनांक और क्वथनांक हो गया वो उच्च होता है। कभी कभी इस बात को ध्यान रखना। क्या बताएगा, हैलोजन एसिड में समस्त एसिडों का जो गलनांक और क्वथनांक होता है उसका क्रम आपको बताएगा कि HCl का कम होता है, HBr का ज्यादा, HI का ज्यादा होता है। उस हिसाब से HF का सबसे कैसा होना चाहिए, कम। लेकिन HF का गलनांक क्वथनांक सबसे ज्यादा क्यों होता है, तो भैया बताओगे HF का गलनांक और क्वथनांक सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि HF जो है वो अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाकर तैयार करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस कारण से इसका गलनांक और क्वथनांक बाकी हैलोजन कंपाउंड से कैसा रहता है, ज्यादा। बाकी हैलोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते नहीं भैया, उनका कम हो गया, तो इसको नोट कर लोगे। हैलोजन फैमिली से रिलेटेड तत्वों में से जितनी भी जानकारी थी यार मेरे पास हमने दी है तुमको। बाकी अगली क्लास में पढ़ते हैं क्लोरीन गैस को।